हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। कल रात्रि 10 बजे के करीब 92 वर्ष की अवस्था में एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस लिया। तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे महान व्यक्तित्व को ट्रिब्यूट प्रदान करते हुए हम इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन का जो सफर रहा है, समाज से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड जो सफर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, भारत को एक अभूतपूर्व क्षति हुई मनमोहन सिंह के रूप में। तो इस क्षति को भुलाया नहीं जा सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ। तो बात करें जीवन परिचय की, सबसे पहले बात करेंगे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह कोहली है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह कोहली है। और जो इनका जो सफर है 26 सितंबर 1932 से स्टार्ट होकर और आज कल 26 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया। ये ऐसे महान व्यक्तित्व हैं भारत के, जिन्होंने भारत के आर्थिक सुधार में मील का पत्थर साबित हुआ। और इनके जीवन परिचय की बात करें तो 26 सितंबर 1932 को एक ग्राम है गाह, अविभाजित भारत में इनका जन्म गाह नामक ग्राम में, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तो मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह ग्राम में, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी शिक्षा की बात करें, इन्होंने स्नातक, मास्टर्स और डॉक्टरेट की उपाधि भी धारण की। प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक की शिक्षा की बात करें तो इन्होंने स्नातक की शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से चंडीगढ़ से स्नातक की उपाधि धारण की। उसके पश्चात मास्टर्स करने के लिए ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की उपलब्धि ली। और जैसे ही उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया, तत्पश्चात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री ली, डीफिल के रूप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और किसमें? इकोनॉमिक्स में। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इन्होंने डॉक्टरेट की जो उपलब्धि, जो डिग्री हासिल की, किस सब्जेक्ट में की, तो उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री अर्थशास्त्र में कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरा की। जैसे ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की इकोनॉमिक्स में, वैसे ही वो पंजाब यूनिवर्सिटी में उनके करियर की शुरुआत हो गई। और जैसे ही करियर की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले 1957 से 1967 के बीच में पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यापक रहे। तो अगर ऐसा कभी पूछा जाए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के करियर का पहला पड़ाव क्या था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पहली नौकरी थी वो क्या थी, तो उन्होंने अपनी पहली नौकरी अध्यापक के रूप में प्रारंभ की थी। वो भी कहां? जिस विद्यालय से इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की थी, उसी विश्वविद्यालय में ये क्या हुए? एक अध्यापक के रूप में कार्यरत हुए। कब? 1957 से 1967 के बीच में। 1957 से 67 के बीच में पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। तत्पश्चात 1969 से 71 में, ठीक है, कुछ दिनों तक वहां रहे। फिर जो दूसरी इनकी उपलब्धि रही, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्या किए? प्रोफेसर रहे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में
इंटरनेशनल ट्रेड में क्या रहे? प्रोफेसर रहे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। ठीक है। और इसी समय इन्होंने भारत के आयात और निर्यात के बारे में भी जाना, आयात निर्यात के बारे में भी शोध किया। तो 1957 से 71 के बीच में पहले पंजाब के अध्यापक, दूसरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे। कहां पे? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तत्पश्चात 1976 में जेएनयू के मानद प्रोफेसर हुए। ठीक है। मानद प्रोफेसर की उपाधि दी गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1976 में। किसमें? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में मानद प्रोफेसर की उपाधि मिली 1976 में। अभी इनका जो फील्ड चल रहा है, प्रारंभिक दौर जो है, ये क्या रह रहे हैं? प्रारंभिक दौर में ये अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, एक शिक्षक का काम कर रहे हैं। देखिए, एक शिक्षक से एक प्रधानमंत्री का सफर ये व्यक्ति पूरा करेगा। एक शिक्षक, वित्त मंत्री के तत्पश्चात प्रधानमंत्री, वो भी एक काल में नहीं 2 काल में रहे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो 1976 में जेएनयू के मानद प्रोफेसर रहे और 1982 से 85 के बीच में आरबीआई के गवर्नर रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं 1982 से 85 के बीच में। 1982 से 85 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का भी पद इन्होंने धारण किया। ठीक है। फिर बात करें इनकी उपलब्धि 1990 और 91 के बीच में। अब शुरू इनका सफर होता है राजनीति का। 1990 के बाद इनका जो सफर है वो क्या हो रहा है? राजनीति के क्षेत्र में बढ़ रहा है। सबसे पहले वो प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं। सलाहकार होने के बाद वित्त सचिव होते हैं। अब वित्त सचिव होने के बाद वित्त मंत्री बनते हैं। और उसी समय की देन है, उन्हीं की देन है कि भारत में एलपीजी अपनाया। लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो उपलब्धि है भारत ने 1991 में हासिल की। कब? जब वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं की देन है। तो 1990 से 91 में इनके राजनीति की शुरुआत हो रही है और एक अध्यापक राजनीति के क्षेत्र में जा रहा है। सबसे पहले वो प्रधानमंत्री का सलाहकार बन रहा है और 1991 में नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हैं और 1991 से ही ये क्या हो रहे हैं? असम के राज्यसभा के सदस्य हुए। ठीक है। तो वित्त मंत्री बन रहे हैं और वित्त मंत्री के साथ साथ उस समय किस लोकसभा के मेंबर रह रहे हैं या राज्यसभा के? तो सबसे पहले 1991 में ही वो राज्यसभा के मेंबर रहे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है कि कब जब वो वित्त मंत्री थे तो किस सभा के सदस्य थे? तो लोकसभा नहीं बल्कि वो राज्यसभा के सदस्य रहे। कहां से? असम से राज्यसभा के सदस्य रहे 1991 में और नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री का भी दर्जा इन्होंने हासिल किया। यहीं से इनकी राजनीति शुरुआत स्टार्ट होती है। 91 से इनका राजनीतिक सफर स्टार्ट हो जाता है। एक अध्यापक से एक नेता के रूप में इनकी उपलब्धि हासिल हो जा रही है और वो नेता के साथ साथ मंत्री का पद हासिल किया, वो भी कौन सा? वित्त मंत्री। ठीक है। सलाहकार, सचिव और सचिव के बाद क्या हो जा रहे हैं? ये वित्त मंत्री और असम के राज्यसभा सदस्य, पहले राज्यसभा सभा 1991 में बनते हैं। 1996 में दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स के मानद प्रोफेसर, जब वो राज्यसभा सदस्य होते हैं उसी समय में इन्हें दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद सदस्यता भी दे दी गई, मानद प्रोफेसर की उपाधि भी इनको दी गई 1996 में। मतलब राज्यसभा सदस्य होने के बाद किस यूनिवर्सिटी ने इन्हें मानद उपाधि दी? तो दिल्ली
स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इन्हें प्रोफेसर की उपाधि से नवाजा, मानद उपाधि दी गई। ठीक है सर, चलिए अब बात करते हैं, क्या कभी मनमोहन सिंह लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ा था? तो हां, मनमोहन सिंह 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था। तो पहली बार 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा सदस्य रहे कौन? मनमोहन सिंह दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ा और 2001 में तीसरी बार क्या रहे? राज्यसभा सदस्य। जब वो तीसरी बार राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाते हैं 2001 में, तभी 2004 का चुनाव होता है और 2004 में जब राज्यसभा सदस्य रहते हैं तभी वो क्या करते हैं? प्रधानमंत्री के काल में आते हैं। तो 2004 से लेके 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन से नंबर के प्रधानमंत्री? तो 13वें नंबर के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो 2004 से 2014 के बीच भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद धारण करते हैं। और ये किसके सदस्य हैं? किस पार्टी के सदस्य हैं? तो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और 13वें प्रधानमंत्री के रूप में पद हासिल किया और लगातार 2 बार मतलब 10 साल तक कार्यकाल को पूरा किया। प्रश्न पूछता है, कौन से प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री का पद धारण किया? तो सबसे पहला नंबर आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का और उसके पश्चात अगर किसी का नंबर आता है तो बच्चे उसके बाद नंबर आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। पहला नहीं, दूसरा वो व्यक्ति है जो लगातार 2 कार्यकाल अर्थात 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के पद को नवाजा, भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये था डॉक्टर मनमोहन सिंह के करियर, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन परिचय। लेकिन इन्होंने इन्हीं करियरों में बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की और उनकी उपलब्धियों को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। आज उन्हीं की उपलब्धियों की देन है जो भारत विकसित राष्ट्र की तरफ चल रहा है। ठीक है बेटा, तो हम बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रमुख उपलब्धियों के बारे में, तो 1991 में जब आर्थिक संकट होता है तो आर्थिक सुधार हेतु डॉक्टर नरसिंह राव को सलाह देते हैं कि सर भारत को एलपीजी को अपनाना चाहिए, तभी हमारा देश कंपीट कर पाएगा दूसरे देशों के साथ। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है कि भारत एलपीजी को अपनाया। एलपीजी अर्थात लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण की नीति जो है वही एक ऐसी नीति थी 1991 में अपनाया जिससे भारत आगे की तरफ अग्रसर हो सका, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अग्रसर हो सका। ठीक है, एलपीजी के बारे में देख लीजिएगा आप लोग। उसी समय मुद्रा संकट का 91 मुद्रा संकट था, उसको भी स्थिर किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उस समय वित्त मंत्री थे और इनकी सलाह पर आर्थिक संकट से भारत उबरा। 1991 के आर्थिक संकट से उबरा। क्या एक ही बार आर्थिक संकट ऐसा लगा? 2008 में एक बार और आर्थिक संकट आएगा जब स्थिति को सुधारेंगे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब तो वित्त मंत्री थे, लेकिन जब दूसरी बार आर्थिक संकट आता है तब वो क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है बेटा, तो 1991 के आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि एलपीजी का जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो भारत में एलपीजी के प्रवर्तक के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया जाता है। एलपीजी का प्रवर्तक कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है बेटा, फिर आते हैं मुद्रा संकट का समाधान इन्हीं के द्वारा निकाला गया। और आज जो वेरी इंपॉर्टेंट, आज अमेरिका के साथ परमाणु समझौता, भारत और अमेरिका के बीच 2008 में परमाणु पर समझौता होता है।
और इस समझौता की देन कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। यह उपलब्धि है। ऐसे व्यक्तित्व जिसका जीवन पूरा देश के लिए समर्पित हो जाए, ऐसे व्यक्ति को नमन है। और वो आज हमारे देश में नहीं है, आज शोक की लहर है पूरे देश में। ऐसे व्यक्ति का निधन हो जाए तो कितनी बड़ी अभूतपूर्व क्षति भारत को होगी। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है बेटा, तो भारत और अमेरिका परमाणु समझौता 2008 को भी इन्हीं के द्वारा अपनाया गया। और आज हम जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, मनरेगा की बात करते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की बात करते हैं, मनरेगा की बात करते हैं, जिसमें 100 दिन का रोजगार मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में और एक निश्चित मजदूरी मिलती है। वो उसकी देन किसकी देन है? ये मनरेगा की देन है बेटा। ये मनरेगा की जो देन है, उसकी देन है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। यही नहीं, बस ग्रामीण क्षेत्र के मनरेगा को ही नहीं, साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार के लिए इन्होंने बहुत सारे अधिनियम लाए, जैसे 2009 का RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पर सबका अधिकार है। और इन्हीं की देन है कि 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी गई। यही नहीं, 6 से 14 साल के बच्चे केवल प्राइमरी स्कूल के मोहताज नहीं है, फ्री में नहीं पढ़ सकते। उन बच्चों को RTE के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े से बड़े स्कूल हैं, वो अपनी संख्या का 25% RTE के थ्रू भरेगा। और उसका वहन कौन करेगा? भारत सरकार करेगा। तो RTE एक ऐसा अधिनियम बनाया जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया, और यही आर्टिकल 21A में शामिल कर दिया गया। इसको शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो किसकी देन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की। फिर आज हम देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI 2005, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं या जो कार्यालयों में काम नहीं हो रहे हैं, उसके प्रति हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपने आसपास के प्रति इंफॉर्मेशन चाहते हैं कार्यालयों से, तो हम RTI के माध्यम से मांग सकते हैं। और किसके द्वारा संभव हो पाया? RTI 2005 के माध्यम से। किसके समय में आया? तो RTI 2005 आया बेटा डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में। और सर्व शिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान 2001। सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय था 100% नामांकन। भारत के सभी लोग पढ़े, सभी लोग शिक्षित हो, 100% नामांकन हो। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुआ बेटा। तो ऐसे व्यक्तित्व, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 आता है, और इसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शहरी 2 चीजें आती हैं जहां से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार आता है। तो इनके समय की जो उपलब्धियां हैं, मनरेगा, RTE 2009, RTI 2005, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 और सर्व शिक्षा अभियान 2001 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो भारत के हर व्यक्ति को सुविधा प्रदान करता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका डेट आपको याद रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में याद रहना चाहिए। आने वाली परीक्षाओं में यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है बेटा। और इनके समय में जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी रही है बेटा? GDP का 8 से 9%। GDP का 8 से 9% मैक्सिमम वृद्धि दर्शाती है। इनके समय में 8 से 9% GDP रहा है भारत का। ठीक है बेटा। और इन्होंने ग्रामीण और शहरी विकास को भी बढ़ावा दिया, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी क्या किया बच्चा? मजबूत किया। भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उनके समय में भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध बहुत ही मधुर था
अमेरिका के साथ, रूस के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ, सबके साथ संबंध जो है काफी अच्छा बना के रखा। तभी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना बोलबाला कर पाया। ठीक है बेटा। और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में इन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इन्हीं की देन है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, जिसमें सभी को मिनिमम कॉस्ट में खाद्य सामग्री, अनाज 1-2-3 रुपए में उपलब्ध हो पा रहा है। किसकी देन है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 किसके द्वारा लाया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में लाया गया बेटा। फिर बात करें 2008 में क्या होता है बेटा? वैश्विक संकट आता है और यही एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने 2008 का जब वैश्विक संकट, वित्तीय संकट आ रहा है, तब इसको स्थिरता प्रदान किया। किसने? मनमोहन सिंह सरकार ने 2008 में। साथ ही साथ वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र का भी विकास किया। और जो आज हम आधार कार्ड की बात करते हैं, जो आधार कार्ड कब आया था? तो आधार कार्ड 2009 में आया। आज सबकी पहचान बन चुकी है आधार कार्ड। आज केवाईसी करा रहे हैं, नो योर कस्टमर की बात जब कर रहे हैं तो आधार कार्ड की बात करते हैं। वो उस आधार कार्ड के प्रणेता कौन है? उस आधार कार्ड के प्रणेता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आधार कार्ड कब आया? 2009 में आया। प्रणेता कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज आपकी पहचान बन गई है आधार कार्ड। आज कहीं जाते हैं सबसे पहले मांगा जाता है आधार कार्ड। किसी एग्जामिनेशन में जाते हैं तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है आधार कार्ड। और उसके प्रणेता कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो क्या इन उपलब्धियों को भुलाया जा सकता है? क्या देश इनकी उपलब्धि को इग्नोर कर सकता है? नहीं। ऐसा नेता होना चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व का राजनीति होना चाहिए। बहुत सारे नेता होंगे लेकिन ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम लोग होते हैं। उस व्यक्तित्व में जो महान उपलब्धि हासिल की है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। यही नहीं, इनको उपलब्धियों के साथ साथ भारत का सम्मान भी मिला है। तो प्रमुख सम्मान की बात करें तो राष्ट्रीय सम्मान की बात करें और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो राष्ट्रीय सम्मान में भारत रत्न के बाद भारत का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो है पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण से नवाजा गया इनको 1987 में। पद्म विभूषण थे भारत रत्न से के बाद जो पुरस्कार है पद्म विभूषण 1987 में किनको मिला? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। और साथ ही साथ सांसद रत्न पुरस्कार 2018 में इनको प्राप्त हुआ। सांसद एक ऐसा रत्न, सांसद के रूप में एक रत्न के रूप में इनको माना गया और 2008 में सांसद रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। यही नहीं, इनका बोलबाला जो था वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी था और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड 2010 से नवाजा गया और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द सिविल मेरिट से इन्हें 2009 में। और साथ ही साथ जो टाइम पत्रिका के द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंसर की बात की जाती है, 2005 से लेके 10 तक मोस्ट इन्फ्लुएंसर के रूप में रहे टाइम पत्रिका के। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। टाइम पत्रिका तो 100 व्यक्तियों की एक लिस्ट निकालती है, उसमें लगातार 5 से 10 तक मोस्ट इन्फ्लुएंसर के रूप में मनमोहन सिंह को जाना जाता है। और ऐसे व्यक्तित्व की क्षति देश को गवारा नहीं। देश के लिए अभूतपूर्व क्षति है। देश में शोक का लहर है और आज से 7 दिन तक राजकीय शोक रहेगा। तो क्या ऐसे व्यक्ति को भुलाया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति युगों युगों तक अमर रहेंगे। भले ही आज हमारे बीच नहीं है, फिर उनकी उपलब्धियां, उनका जीवन हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाएगा, कुछ न कुछ आगे ले जाने की विधि बताएगा। ऐसे व्यक्ति को सादर आभार, सादर नमन, अभूतपूर्व श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। और क्या ऐसे व्यक्तित्व को आने वाले समय में क्या भारत रत्न से न नवाजा जाए? तो मेरी सोच से ऐसे व्यक्तित्व को भारत रत्न से भी नवाजा जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो ये था ट्रिब्यूट पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि हमारी पूरी माइंड मेकर टीम की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि और हाथ जोड़कर नमन करता हूं। और
इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।